आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। चलें, कल हम लोगों ने बात शुरू की हुई थी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उस पे फोर्स कितनी लगती थी। ठीक है, उसे हम लोग लेके चल रहे थे। तो आज हम लोग उसी के कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन हैं जो डिस्कस करेंगे, वो आपको बता देता हूँ। और उसके साथ साथ हम लोग फिर अगले आर्टिकल पर कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तो आप लोगों का लेक्चर आज लेट स्टार्ट हुआ है, लिंक ही लेट आया है, और दूसरा हम लोग फिर आगे चलेंगे, कोशिश करेंगे कि आज वाइंड अप कर दिया जाए। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज की डिस्कशन कर लें ताकि आप लोगों को चीजें समझने में आसानी रहे। अब मेरे पास दो वायर्स अगर हों और ये कंडक्टिंग वायर्स, कहा जाए कि इन दोनों वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में। कल मैंने आपको बताया था कि फोर्स लगती है हमेशा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ऐसे ही है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, यानी यहां पे करंट और यहां पे करंट, दोनों डायरेक्शंस में सेम, दोनों केसेस में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये एक दूसरे को क्या करती है, इस पे हम लोगों ने जरा डिस्कशन करनी है आज। अब जरा गौर से देखिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप साइड से देखो ना, इसे साइड से, फॉर एग्जांपल इस तरह करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे, यानी इस वायर के राइट साइड पे, इस वायर के लेफ्ट साइड पे बाहर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है इस वायर में अगर करंट है ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा ना, ऐसे। ये सिचुएशन हो गया, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब इसी तरह इस वायर को लेके चलो तो इसका यहाँ पे बाहर की तरफ और यहाँ पे अंदर की तरफ। अब दोनों के दरमियान में अगर आप लोग गौर करो, यहाँ पे दोनों के दरमियान में फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट आ गया। जब फील्ड ऑपोजिट होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अपनी इफेक्ट को रिड्यूस कर देंगे, यहाँ पे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे। जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे तो इसका मतलब है दरमियान में फील्ड वीक हो जाएगा, बाहर वाली साइड पे फील्ड स्ट्रांग होगा, तो फोर्स लगेगी बाहर से अंदर की तरफ, यानी ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जी, क्वेश्चन की समझ आ गई? दोनों वायर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सर जी, वो जरा समझा दीजिए कि अगर हम साइड से देखें तो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड की डायरेक्शन। जरा देखो, ये है ना, ये आपके सामने है, करंट किस तरफ का, ऊपर की तरफ। आपने ऐसे रखा अंगूठे की डायरेक्शन में, तो ये सिचुएशन ऐसे घूमेगी। ऐसे घूमने का मतलब है कि यहाँ पे फील्ड बाहर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ, ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ फील्ड बाहर की तरफ, यहाँ फील्ड अंदर की तरफ, इसका यहाँ पे फील्ड बाहर की तरफ, यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ, दोनों के दरमियान में क्या हो गया, फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट आ गया। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, मतलब दरमियान में फील्ड वीक होगा, बाहर वाली साइड पे स्ट्रांग होगा, तो बाहर से फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, यानी दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अगर यही सिनेरियो इस तरह होता, यही सिचुएशन इस तरह होती, इसमें करंट इस तरफ को होता, इसमें करंट इस तरफ को होता,
ठीक है, यानी यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ, यानी दोनों में डायरेक्शन करंट एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाता। जब करंट ऑपोजिट होगा तो ये तो यही वाला सिनेरियो है ना, यहाँ पे फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ, यहाँ पे फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ। लेकिन अब इसका उलट हो गया, अब इसका उलट होगा तो ऐसे घूमेगा, जब ऐसे घूमेगा तो इसका मतलब है यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ, यहाँ पे फील्ड बाहर की तरफ। अब दोनों के दरमियान में अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो दरमियान में फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अब दरमियान में फील्ड स्ट्रांग, बाहर वाली साइड पे फील्ड वीक, तो क्या होगा, धकेलेंगे, ये इस तरफ को धकेला सही से और ये इस तरफ को धकेलेगा, यानी कि दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। यानी अगर दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो तो वो हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता हो तो वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल किया करती है। एक एमसीक्यू देखिएगा जी जरा, जी क्लियर हो गया? सर जी जो फर्स्ट वाला केस है अट्रैक्ट जिसमें कर रही हैं, इसमें से जो दूसरी वायर है, दूसरी वायर जिसमें आपने डॉट लगाया है, तो यहाँ पे भी तो क्रॉस आएगा ना, दोनों की डायरेक्शन एक है। कहाँ सर दूसरे वाली वायर में, यहाँ पे, इसे जी भूल सर, जाओ जरा भी, इसे फिल वक्त भूल जाओ। इस वायर को देखो तो इस वायर के लेफ्ट साइड पे डॉट आएगा, राइट साइड पे क्रॉस आएगा ना, जी समझ आई सर, बात की? इसी जी तरह आप इस वायर को भूल जाओ तो इस वायर के लेफ्ट साइड पे डॉट आएगा, राइट साइड पे क्रॉस आएगा। जब करंट की डायरेक्शन सेम है तो वायर के लेफ्ट साइड पे डॉट, इस वायर का लेफ्ट साइड पे डॉट, तो इस वायर का भी लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड पे डॉट आएगा ना, जो इसके लेफ्ट साइड पे है वो इसके राइट साइड पे आ गया, लेकिन इसके लिहाज से तो लेफ्ट साइड पे है ना। लेकिन सर अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो नहीं आ रहा इससे। क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? इस पे देखो, ऐसे घूमेगा ना, यहां से बाहर की तरफ, यहां अंदर की तरफ। जब इस पे राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे, करंट की डायरेक्शन में रखा है, इस तरह घुमाया तो यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ। ये दो अलग अलग वायर्स है ना। जी सर, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सिचुएशन, अगला एक एमसीक्यू देखिएगा। अगर मैं कहूं ये वायर ए, ये वायर बी, ये वायर सी, तीनों में मैं कहता हूं करंट फ्लो कर रहा है। बताइए ये वायर बी किस तरफ को मूव करेगी, ये किस तरफ को जाएगी, इस पे फोर्स किस तरफ को लगेगी? जी सर ए की तरफ। अब होगा क्या, जरा गौर से देखिएगा, इसे फिल वक्त भूल जाओ, ये दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगी, यानी इस तरफ को खींचेगी, ये इस तरफ को खींचती जाएगी ऐसे, ये वायर इसकी तरफ जाएगी। और अगर आप इसको भूल जाओ, क्या मतलब क्या, ये दोनों रिपेल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये बी वाली की तरफ को नेट फोर्स जो लगेगी बी वाली पे, वो ए की तरफ होगी, तो ये किसकी तरफ जाएगा, ए की तरफ मूव कर जाएगी। यूएचएस का क्वेश्चन है आपका ये वाला। सर जीरो नहीं हो जाएगी? क्यों जीरो कैसे होगी? मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, ए की भी और सी की भी, तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? क्यों? जी कैसे कैंसिल आउट होंगे, लॉजिक दो। देखो आपने नेट इफेक्ट मालूम करना है, ये दोनों वायर आपस में अट्रैक्ट करेंगी, ये जो ब्लैक वाली लाइंस मैंने बनाई है ना, ये दोनों अट्रैक्शन की है, ये दोनों अट्रैक्ट कर रही है, और ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ये जो मैंने ब्लू वाली बनाई है ये रिपेल कर रही है। अब अगर आप इसे देखो, यानी ये ए वाली बी को अपनी तरफ खींच रही है और ये सी वाली बी को धकेल भी रही है ए की तरफ, तो नेट इफेक्ट किसकी तरफ आएगा, ए की तरफ ही आएगा, यानी ये ए की तरफ जाएगी।
ठीक है, सर इसका मैग्नीट्यूड 2f होगा। मैग्नीट्यूड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी मोशन की बात कर रहा हूँ कि ये किस तरफ को जाएगा। वो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है करंट पे। अभी मैंने यहाँ पे देखो तो मैंने किसी भी किस्म की करंट की मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक ही चीज बार बार लिखी, और वो कौन सी, कि करंट की डायरेक्शन की बेस पे कि ये किस तरफ को मूव करेगा। इसी तरह आपका यूएचएस का एक और क्वेश्चन भी था। वो क्वेश्चन इस तरह है कि भाई दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, इस तरह पड़ी हुई हैं, कहते हैं इन दोनों में से जब करंट गुजरता है ना तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या, एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देती हैं। बताएं करंट किस डायरेक्शन में होगा दोनों में? सेम डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? सेम डायरेक्शन होगा। जी बिल्कुल, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा ठीक है, ये ऊपर वाला रिपीट कर दें। कौन सा वाला? सर ये ABC वाला। अब जरा देखो, फर्ज करो ये नहीं है, इसे भूल जाओ, ये थर्ड वाली नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी ना, यानी एक फोर्स इधर को होगी एक इधर को होगी। अब आप ए वाले को भूल जाओ कि फर्ज करो ए नहीं है, इन दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपेल करती हैं, रिपेल करने का मतलब ये इधर को धकेला जाएगा, ये इधर को धकेला जाएगा। अब ए वाला, अब जरा गौर से देखिएगा, ए वाला इस बी को अपनी तरफ खींच रहा है और सी वाला बी वाले को धकेल रहा है किसकी तरफ, ए की तरफ ही। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, ये किस तरफ को जा रहा होगा, ए की तरफ ही जा रहा होगा। समझ आ गई कि नहीं आई? भाई मैं आपसे कहता हूं कि आप ये ए वाला इसे खींच रहा है 5 न्यूटन की फोर्स से अपनी तरफ, और सी वाला भी इस बी वाले को 5 न्यूटन की फोर्स से एक ही तरफ ही धकेल रहा है, तो फिर नेट वो किस तरफ को जाएगा, एक ही तरफ ही जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और एमसीक्यू देखिएगा, ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। फर्ज किया इस लूप में करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, बताएं क्या होगा? क्या ये लूप खींची जाएगी, क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, क्या होगा? अब देखो ये एक कंडक्टिंग वायर नहीं है, ये एक लूप है। जब आपने लूप को डिस्कस करना है ना तो आप इसके बाकी सारे पैरामीटर्स छोड़ दोगे, सारी साइड्स छोड़ दोगे, सिर्फ इसको देखोगे, इन दो को। इन दोनों में क्या हो गया, करंट सेम डायरेक्शन में है। जब करंट सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में हो तो वो क्या किया करते हैं, अट्रैक्ट। लिहाजा ये वायर क्या करेगी, इस लूप को अपनी तरफ खींचेगी। क्या कर रही होगी, इस लूप को अपनी तरफ खींच रही होगी। क्लियर हो गया? पर सर अगर यहाँ पे दोनों ही लूप्स हों, क्या फिर भी सेम यही सिचुएशन होगी। अगर दोनों लूप्स होंगी तो फिर भी आप ये सेंटर वाली साइड देखोगे कि ये क्या आ रहे होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जी सर। क्लियर हो गया?
समझ आ गई बात की? जी सर। अच्छा, ये दोनों वायर्स जिनमें करंट गुजर रहा हो, अब मैं इसकी बात करता हूँ मैग्नीट्यूड पे। अब मैं बात करूंगा इसकी मैग्नीट्यूड पे। यहाँ पे पहले मैंने सिर्फ डायरेक्शन पे बात की। अगर मैग्नीट्यूड पे बात करूं कि भाई ये करंट I1 हो, ये I2 हो, फिर क्या होगा? तो ये जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, उस फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल्स टू म्यू नॉट L ओवर 2 पाई R इंटू I1 I2। ये फार्मूला याद रखोगे। ये वो फार्मूला है जो जिस फोर्स से ये दो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। अब जरा देखो, दोनों में करंट का प्रोडक्ट आ गया, यानी I1 और I2 का प्रोडक्ट आ गया। अगर प्रोडक्ट आ जाए तो हम क्या कहते हैं, जिस तरह याद है ना, Q1 इंटू Q2 आ गया था, तो आप कहते थे कि ये म्यूचुअल फोर्स है। इसका मतलब क्या होगा, जिस फोर्स से ये पहले वाली वायर दूसरे वाले को अपनी तरफ खींचेगी, उसी फोर्स से दूसरे वाली फायर क्या कर रही होगी, पहले वाली को अपनी तरफ खींच रही होती है। यानी ये म्यूचुअल फोर्स आप कह सकते हैं। लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होती है। समझ आ गई बात की? करंट की चाहे डिफरेंट हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट आएगा ना, तो प्रोडक्ट आने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। इससे आगे चल रहे हैं हम लोग। सर ये R जो है ये रेडियस ऑफ वायर है। जी नहीं, नॉट। R इज द डिस्टेंस बिटवीन वायर्स, दोनों वायर्स के दरमियान डिस्टेंस। ये दोनों वायर्स के दरमियान डिस्टेंस, L इन वायर्स की लेंथ। ठीक है, और I1 I2 दोनों वायर्स में से गुजरने वाला करंट। इसे हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ भी काउंट किया करते हैं इस तरह, F ओवर L इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई R I1 I2। इस तरह भी लिख सकते हैं इसे। सही है, चलें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पे, टॉपिक पे चल रहा हूं। सर ये वायर्स का अट्रैक्टर रिपेल करना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा? क्या समझ नहीं आई बात की? सर वायर्स का अट्रैक्टर रिपेल करना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा? देखो, अब इसमें जब करंट गुजर रहा होगा ना पहली वायर में, तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो दूसरी वायर के लिए एक्सटर्नल हो जाएगा। और इसी तरह जो दूसरी वायर में करंट गुजरने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, वो पहली वायर के लिए एक्सटर्नल हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के लिए एक्सटर्नल बन जाएंगे। इसलिए कोई थर्ड मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करोगे। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है इसके लिए एक्सटर्नल बन जाएगा, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके लिए एक्सटर्नल बन जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, सर वो जो हमारी प्रैक्टिस बुक्स है उसमें MCQs नंबर 10 जो है वो जरा करवा दीजिए। वो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, वो आप ना मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास इस बुक अवेलेबल नहीं है। तो मैं बुक ढूंढूंगा तो फिर मैं वो करवा दूंगा। आप मुझे किस यूनिट का है मुझे बता दो, ताकि मैं फिर उसे देख लूंगा बुक ढूंढ के। इसी सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही? जी जी सर इसी चैप्टर का है सर, वो मैंने कल आपको भेजा था तो शायद अभी से लिखा हुआ है। नहीं, मैंने नहीं देखा। आप मुझे वो भेज दीजिएगा, दोबारा उसे कर दो, मैं देख लेता हूँ लेक्चर के बाद ना। ठीक है, जी सर ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये देखो, ये सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर ऑफ एमसीक्यूज है। और इस तरह के क्वेश्चन यूएचएस में आए हुए हैं कि वायर अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किस पे, दैट इज एम्पियर्स लॉ। सर ये जो आपने फोर्स वाला फॉर्मूला लिखवाया ये बुक में नहीं है ना? ये बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि ये मैंने बनाया किस तरह था फार्मूला। ये मैं अभी बता देता हूँ आपको, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैं उसका प्रूफ भी करवा दूंगा आपको ना।
अच्छा, उसके बाद है एम्पियर्स लॉ। जी, एम्पियर्स लॉ हमें क्या बताता है? जिस तरह आप लोगों को याद हो ना, आप लोगों ने गॉसेस लॉ पढ़ा था, तो गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ा था कि गॉसेस लॉ इस्तेमाल होता है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह हम लोग स्टेशनरी चार्ज का हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और स्टेशनरी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने मालूम करनी थी, तो आपने गॉसेस लॉ इस्तेमाल किया। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं कि इसको एम्पियर लॉ, और एम्पियर लॉ किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए हम लोग एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, और इसमें एक वायर गुजर रही थी, और जैसे ही इसमें से करंट गुजरा तो इसके गिर्द क्या हो गया, एक रिंग सा बन जाएगा। इस रिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एम्पीरियन पाथ। हमने इसके छोटे छोटे पैचेस बनाए, इसका यहां से यहां तक क्या है रेडियस, हमने इसके छोटे छोटे पैचेस बनाए, और हर पैच पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड, और यानी हर पैच के लिए बी डॉट डेल्टा एल मालूम किया, दैट इज बी डेल्टा एल कॉस थीटा, इसे लिखते थे बी कॉस थीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट था जो वेक्टर लेंथ की डायरेक्शन में था। तो एम्पियर लॉ हमें क्या बताता था? जिस तरह आप लोगों को गॉसेस लॉ याद हो ना, तो गॉसेस लॉ आप क्या कहते थे, द सम ऑफ, बल्कि इस तरह लिखते थे, नेट फ्लक्स through any closed surface equal to 1 over epsilon naught times to the total charge। इसे इस तरह लिख सकते थे, E डॉट ए। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे वो चीज आ रही थी जिसे इसने पैदा किया होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है चार्ज की वजह से। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज into which closed loop has been divided। क्वांटिटीज कौन सी, B डॉट डेल्टा एल आई इक्वल्स टू म्यू नॉट, और यहां पे वो चीज आएगी, यहां पे वो चीज आएगी जो इससे पैदा करेगी, यहां पे वो चीज आई थी जो इससे पैदा कर रही थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कौन करता है, स्टेशनरी चार्ज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कौन करेगा, करंट। तो जनरल रिलेशन बन जाएगा बी डेल्टा एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। This mu naught is known as permeability of free space, that is 4 pi 10 raised to power minus 7 Weber per ampere per meter। और ये जो जर्नल बन जाएगा, जब टोटल आएगा तो BL बन जाएगा, दिस BL टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियन पाथ। अब टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, दैट इज B इक्वल BL म्यू नॉट आई ओवर एल, और इस पूरे एम्पीरियन पाथ की टोटल लेंथ दैट इज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर आर। अब जरा गौर से देखिएगा इस चीज को, B इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू लिख दोगे 4 पाई 10 रेज टू पावर माइनस 7 ओवर 2 पाई आई ओवर आर। अब ये चीज इससे कैंसल,
तो b equals to 2 10 raised to power minus 7 I over r. This I is known as current and this r distance from current carrying conductor. यानी किसी भी कंडक्टर में करंट गुजर रहा हो और आप उससे किसी फासले पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना हो, तो बड़ी आसान टेक्निक है यार। इस फार्मूला को आपको याद होना चाहिए बस। तो आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एमसीक्यू जी। एमसीक्यू क्या आएगा जी, जरा देखिएगा। 10 एम्पियर करंट passes through a wire. $100 meters above the ground. What will be the magnetic field at ground? हाँ जी, ग्राउंड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 2 into 10 बताएगा raised to कोई power आप? -9. 2 10 raised to power माइनस -6 9. अब देखो, दो ही चीजें चाहिए मुझे। कौन कौन सा चाहिए? एक तो करंट चाहिए और दूसरा कौन सा चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। करंट दिया हुआ है मुझे कितना? 10 एम्पियर। डिस्टेंस दिया हुआ है 100। -8. देखो b इक्वल्स टू 2 10 रेज टू पावर -7। आई कितना है? 10 ओवर 100 कट गया तो 2 10 रेज टू पावर -8 टेस्ला। ये आंसर ठीक है। यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, मालूम करना हो, और आपको क्या क्या चीज गिवन हो, आपको करंट दिया हो और उससे डिस्टेंस दिया हो, तो आप बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हो, किसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हो। समझ आ गई बात की? सर ये जो एम्पीरियन पैथ है ये तो 1 डायमेंशनल होता है ना, तो यहाँ पे हमने 2 पाई r लेंथ पुट किया, वो तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस सिर्फ है ना? लेंथ 1 डायमेंशन ही होती है। हाँ, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कल और सरफेस में फर्क होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। सर्कल जो होता है वो सिर्फ बाउंड्री होती है, 1 डायमेंशन होता है। एक वायर है, उसे बेंड कर दिया आपने, अंदर से खाली होगा। जबकि सरफेस जो होती है, जिस तरह प्लेट होती है ना, अंदर से भरी होती है, वो सरफेस होती है। ये एम्पीरियन पाथ ही है, सिर्फ बाउंड्री है, अंदर कुछ भी नहीं है इसके, सिर्फ एक जगह घेरी हुई है उसमें, जिस तरह चार दीवारी होती है। और है ये 1 डायमेंशन ही, तभी तो लेंथ लिया। जबकि इस केस में देखो 2 डायमेंशन है ना एरिया, तभी आप गॉसेस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस कहते थे, गॉसियन पाथ नहीं कहा करते थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। B into L जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स देता है। नहीं, तो एरिया के साथ होता है, फ्लक्स हमेशा एरिया के साथ होगा। इसे हम लोग बोलते हैं आमतौर पे कि सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है इसे, बी डॉट एल को ना। जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, रेज कर रहा हूँ। फिर सर ये बात रिपीट कर दें कि ये जो गॉसियन चल रहा सरफेस है ये 3 डायमेंशनल है और ये जो दूसरे वाली है ये 1 डायमेंशनल है, ये सब जी नहीं, गॉसियन सरफेस 3 डायमेंशन की बात नहीं हुई जी। गॉसियन सरफेस हमेशा 2 डायमेंशन में होती है, गॉसियन सरफेस। और सरफेस कोई सी भी हो वो हमेशा 2 डायमेंशन, क्योंकि सरफेस एरिया होता है ना,
और एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ इंटू विड्थ, यानी 2 डायमेंशन होगा। और लेंथ जो है ये हमेशा 1 डायमेंशन होती है। पाथ है जस्ट बाउंड्री है, अंदर से कुछ भी नहीं भरा हुआ। जिस तरह आप लोग बात करते हो ना चार दीवारी किसी घर की, तो सिर्फ बाउंड्री वॉल जो होती हैं वो सिर्फ उस एरिया को घेर रही होती हैं, लेकिन वो उस एरिया का हिस्सा नहीं होती, ठीक है। और वो 1 डायमेंशन होती है, लाइन होती है सिर्फ ये, ठीक है। सर फिर हम चलिए कह सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया, अगले टॉपिक पे चल लो। वॉल्यूम। आपकी आवाज नहीं आ रही सही मुझे। सर मैंने कहा फिर हम कह सकते हैं कि फिर वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है। जी वॉल्यूम कह नहीं सकते, यकीनन वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, सिर्फ कहने की बात नहीं, होता ही ऐसे है। जी सर। चलें आगे चल रहे हैं जी हम लोग फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पे। सर B/L क्या होता है? सर्कुलेशन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑन इन मैग्नेटिक फील्ड। फर्ज करो हमारे पास ये एक पीस ऑफ कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ इसकी एल, क्रॉस सेक्शन ए। फर्ज किया इसमें चार्जेस जो है वो इस तरफ को जा रहे हैं, इधर को चार्जेस जा रहे हैं, ये वेलोसिटी है, करंट भी इसी तरफ को होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने ऊपर की तरफ लगाया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब सवाल ये होता है कि इन पे फोर्स लगेगी किस तरफ को। पहले तो इसमें आपने नंबर ऑफ चार्जेस की बात की, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वायर दैट इज एरिया इनटू लेंथ होता है। अगर मैं बात करूं लेट n इज द नंबर ऑफ चार्जेस इन यूनिट वॉल्यूम, कहता है अगर वॉल्यूम 1 हो, यूनिट वॉल्यूम हो, तो उसमें नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? n। और अगर मैं कहता हूं वॉल्यूम 2 हो तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं कहता हूं वॉल्यूम 3 हो तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर वॉल्यूम AL हो तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने आएंगे? नंबर ऑफ चार्जेस इन AL that is NAL। let डेल्टा Q या Q तो किस तरह के Q is the charge on
ईच चार्ज कैरियर, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? दैट इज कितना बन जाएगा जी? NaLQ, ये टोटल चार्ज आ गया किसी वॉल्यूम AL में। डिस्टेंस L कवर किया, वेलोसिटी V है, तो क्या चीज आ जाएगी? S इक्वल्स टू VT एंड L इक्वल्स टू V डेल्टा T, क्योंकि यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा डेल्टा T, एंड डेल्टा T इक्वल्स टू L ओवर V। तो आपके पास करंट आ जाएगा डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, दैट इज NaLQ ओवर L ओवर V। कट गया, I इक्वल्स टू NaQV, और यहीं से अगर आप V को अलग करो ना तो I ओवर NaQ, और इस वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यही फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं, टोटल फोर्स, नेट फोर्स, दैट इज FL, वो आ गई आपके पास कितनी? NaL NaQ V क्रॉस V, force on each charge carrier, that is F equals to NaLQ V cross B divided by number of charges Na, इससे कैंसल AL इससे, that is F equals to Q into V cross B। ये फोर्स आ गई जो किसी एक चार्ज कैरियर पे लगती है जब वो किस में मूव कर रहा होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और जर्नल अगर बात की जाए तो ये प्लस माइनस Q V क्रॉस B होगा। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट है तो पढ़ा हुआ है कि अगर मैं मैग्नीट्यूड पे बात करूंगा मैग्नीट्यूड, तो F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, और थीटा किसके दरमियान एंगल होगा? थीटा एंगल होगा किसके दरमियान? V और B के दरमियान। अगर मैं बात करूं केस 1, इफ V एंड B आर पैरेलल, यानी थीटा कितना हो? 0, तो फोर्स क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब क्या है? चार्ज पार्टिकल किसी किस्म की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बिल्कुल उस पर लगने वाली फोर्स ही 0 होगी। फिर अगर बात की जाए केस 2, इफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए, एंगल कितना बन जाएगा? 180, फोर्स फिर भी क्या आ जाएगी? 0।
और अगर केस 3 की बात की जाए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर। तो थीटा इक्वल्स टू 90, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी। साइन 91 होता है, उस वक्त जो फोर्स होती है वो मैक्सिमम हुआ करती है। क्या हुआ करती है? मैक्सिमम। ये तो अभी मैंने बात की किस पे, इसकी मैग्नीट्यूड पे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर डायरेक्शन पे बात कर रहा हूँ। सर फोर्स जीरो होने का मतलब कि पार्टिकल रेस्ट में है? नहीं, रेस्ट में मैं अभी बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ आपको। सर यहाँ पे लेंथ हमने वेक्टर लेंथ लिया। कौन सी लेंथ? ये वाली लेंथ? जी सर। ये तो इस पीस की लेंथ थी ना, और वेक्टर लेंथ भी इसी डायरेक्शन में थी क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। जी सर। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा। अब मैं बात करता हूं इसकी डायरेक्शन पे। डायरेक्शन क्या होगी? आप लोगों ने पढ़ा F इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी। अब जो लगने वाली फोर्स होगी वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, और लगने वाली फोर्स जो होगी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। आप लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ा था, अगर आपको याद हो प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक, तो मैंने क्या बताया था कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लगे तो उसका पाथ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, वो हमेशा सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देता है। याद है? तब प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था मैंने। तो इसका मतलब क्या है? इसे मैं कह सकता हूं कि path will not a straight है line। मम्मा, मुझे क्या खा के पैदा किया था? और कुछ खुदा का खौफ करो। अच्छा, अब जरा देखिएगा एक और पॉइंट नोट कीजिएगा। अब जब सिर्फ क्या हो रहा होगा, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर एंगल थीटा 0 होगा ना, इसका मतलब है लगने वाली फोर्स 0। लगने वाली फोर्स 0 का मतलब क्या? कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहे हैं। जब पैरेलल मूव करेगा तो इस पे किसी किस्म की फोर्स नहीं लगेगी, मतलब उसका पाथ चेंज नहीं होगा। जब फोर्स ही 0 है, पाथ चेंज नहीं होगा। समझ आई बात की? और अगर एंटी सर पैरेलल होगा आपकी तब बात फोर्स कट 0 है, रही है। पाथ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जरा देखिएगा, फॉर जीरो फोर्स 0 कब हो सकती है? इफ थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए? पैरेलल, मींस F0 पार्टिकल will move undeviated in straight line if theta equals to 180, यानी इसे इधर ही कर देते हैं, और
इफ थीटा इक्वल्स टू 90 क्या आ जाएगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी इक्वल्स टू मैक्सिमम पार्टिकल will move along circular path. अब यहां पे मजीद दो कंडीशन बनेगी, एक नोट लिखवा रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन को सिर्फ चेंज करेगी, तो नोट क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली या डिफ्लेक्टिंग फोर्स, सिंपल क्या है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, इट विल change only direction of motion of charge particle. Not change the speed of particle. ठीक है, स्पीड चेंज नहीं लेके आती, अगर चेंज नहीं मैग्नेटिक एनर्जी पे चेंज नहीं होती, मतलब है जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो चेंजिंग पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं इसके, जो वेक्टर होंगे, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मोमेंटम चेंज हो सकता है, ठीक है, और चेंज कौन कौन से पैरामीटर नहीं होंगे, स्पीड चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, समझ आई बात की। अच्छा, मजीद केस कुछ बनाएं, शेप ऑफ पाथ, या आप कह सकते हो ट्रेजेक्ट्री का वर्ड यूज कर लेते हैं ज्यादा बेहतर, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, इफ थीटा equals to 90, the trajectory of particle will be pure circle, यानी इस तरह का पाथ बनेगा, चार्ज पार्टिकल सर्कल पे घूमता रहे। इफ थीटा नॉट इक्वल्स टू 90, अगर 90 हो ना हो, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल विल बी हेलिक्स, मींस ऐसा होगा, ये बात होगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया? सर जब जी थीटा जी 90 जब थीटा 90 के इक्वल नहीं होगा तो स्ट्रेट मोशन नहीं हो सकती जी नहीं, वो Particles- स्टेट मोशन
स्टेट मोशन सिर्फ तब होगी जब एंगल 0 हो या 180 हो। अगर 0 और 180 के अलावा कोई पार्टिकल है तो फिर मैग्नेटिक एंगल है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। और अगर प्योर 90 डिग्री होगा तो फिर प्योर सर्कल बन जाएगा। और अगर 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है और 90 भी नहीं है तो फिर इस तरह का पाथ बनेगा, हेलिक्स बोलते हैं इसे। ठीक है जी, जहां तक आज का काम है, ये आर्टिकल था आज का। अब कल तो आपको इसके साथ का आर्टिकल करवाऊंगा, चार्ज टू मैस रेशियो, लॉरेंट फोर्स करेंगे और फिर कल हम इसके कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा इन्हें, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे हम लोग। ठीक है जी, वाइंड अप कर रहे हैं जी क्लास को, बाकी कल देखेंगे इंशाल्लाह।